Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series. In today's lecture 16 of Fast Track to 50 series हम डिस्कस करेंगे important law related to recovery of due. Again a important topic from examination of point of view. Fast Track to 50 series हम इसलिए लेके आए हैं कि हम 25 lectures जो इस series के थ्रू करवा रहे हैं ना, इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से हो जाए कि आप 50 मार्क्स का बैरियर क्रॉस कर पाए. तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जिनके ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाने के. तो इसी के साथ मैं आपको फ्री बुक के बारे में बताना चाहूँगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस फ्री बुक में आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है. कुछ भी अननेसेसरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम की वैसे ही कमी आप लोगों के पास रहती है. फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं सिंस 2023. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या बता रहे हैं, किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, रियल ट्रेंड की कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके का एग्जाम रहता है. और 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट का और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. तो हमने बात करनी है सबसे पहले रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993. तो इस इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यू में हम डीआरटी की बात करेंगे, फिर हम सरफेसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. उससे पहले हम एक लोक अदालत के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि गरीब लोग जो हैं अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो कहाँ पे किसको अप्रोच कर सकते हैं. सरफेसी एक्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर आईबीसी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं. तो डीआरटी मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होता ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स का अपना रिकवरी करने का तरीका रहता है. तो डीआरटी वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है वो यहाँ पे जो है डीआरटी के थ्रू रिकवरी हो सकती है. अब कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डेट है ड्यू किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, उनका अमाउंट ₹20 लाख और उससे ज्यादा है, वो इस एक्ट में कवर किए जाते हैं. ठीक है. फिर अब किसको हम डेट मानते हैं, पेमेंट बैंक के द्वारा की गई है, बाय मिस्टेक इज अ डेट. अगर मेरे अकाउंट में गलती से बैंक ने 50,000 ऐड कर दिए तो मैं ये नहीं कह सकती कि बैंक ने गलती से ऐड किया था, मैंने खर्च कर दिया, मैं रिटर्न नहीं करूंगी, वो डेट ही कंसीडर किया जाएगा. अब अगर आप अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में से ओवरड्रॉन कर पा रहे हो जबकि आपने ओवरड्राफ्ट नहीं लिया था, ठीक है, स्टिल यू कैन विड्रॉ लाइक 55,000, आपकी ओडी लिमिट थी 50,000, तो भी ये नहीं बोल सकते आप कि मैंने तो ओडी फैसिलिटी नहीं ली थी तो मैं बैंक को क्यों पे करूं, वो भी डेट की कैटेगरी में आएगा. अब कोई इम्प्लॉय फ्रॉड कमिट कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है पैसों की, है ना, हेराफेरी कर रहा है, बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं आए दिन, कहीं ना कुछ न्यूज में दिखाते रहते हैं. तो जो अमाउंट रिकवर होना है उनकी साइड से, वो डेट नहीं माना जाएगा डीआरटी में, वो अलग से फिर कोर्ट वगैरह में प्रोसीडिंग्स चलती हैं. ठीक है. अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश क्यों किए गए कि हमें क्या करना है, डेट रिकवरी करनी है जिसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विद देयर कस्टमर. क्यों किए गए, ये क्यों लाए गए सारे लॉज या डीआरटी, क्योंकि जो इंडिया का लीगल सिस्टम है सिविल कोड के थ्रू रिकवरी बहुत स्लो है, सालों साल लग जाते हैं रिकवरी करने में. फिर बैंक का मेन फंक्शन ही क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना, उस पर इंटरेस्ट जो है वो अर्न करते हैं. तो बैंक के पास अगर पैसा ही ना हो, रिकवरी फास्ट ना हो, तो फिर बैंक का कैसे काम चलेगा. तो इसलिए ये सारे डीआरटीज वगैरह लाए गए कि जल्दी जल्दी सॉल्यूशन मिले. तो डीआरटी आपका सेट किया गया था आफ्टर पासिंग ऑफ रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993. और यहाँ पे ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में हमें लगता है बहुत सारे मेंबर होंगे, कोर्ट में जैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं वैसे ही होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ. तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है कि ये क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज. पीओ की टर्म्स क्या रहती है, 4 ईयर की, फ्रॉम द डेट और विच ही एज्यूम्ड हिज ऑफिस, जब तक कि उसकी एज या 70 ईयर की नहीं हो जाती, जो भी पहले है. और ट्रिब्यूनल में एक या एक से ज्यादा रिकवरी ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जो स्टाफ वर्क करता है अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पीओ, जो पीओ ऑर्डर देता है उसके अकॉर्डिंग रिकवरी ऑफिसर फिर रिकवरी करते हैं. अब अगर आप डीआरटी के फैसले से खुश नहीं हो, चाहे आप बैंक हो या बोरोवर हो, तो आप कहीं पे अपील कर सकते हो, आगे जा सकते हो, कहीं पे आप जा सकते हो, बिल्कुल, कहाँ पे, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल डीआरएटी में जा सकते हो आप. ओके, आप अपील कर सकते हो, ये राइट मिला है. अब डीआरटी ने एनफोर्स किए प्रोविजन ऑफ आरडीडीबीएफआई एक्ट और सरफेसी एक्ट के भी प्रोविजन इसमें है. अब डीआरटी को फुली एम्पावर किया गया है कि वो कंप्रेहेंसिव ऑर्डर पास करे, और जरूरी नहीं है कि सिविल प्रोसीजर कोड की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होंगे. अगर उनको लगता है कि उसके बियॉन्ड जा सकते हैं, कि उन्होंने कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो दे कैन गो. और अगर
कोई डैमेज हुआ है, कोई डेफिशिएंसी हुई है सर्विसेज की, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रहा है लेंडर के पार्ट से, बैंक की पार्ट से, तो वो क्लेम नहीं डीआरटी सुनेगा। और कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर अमाउंट ड्यू आपका लेस देन 20 लाख है, तो फिर आप डीआरटी में लेके नहीं जा सकते वो मैटर, फिर आप सिविल कोर्ट के थ्रू ही रिकवरी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो एक मिनिमम क्या है, गाइडलाइन क्या है कि 20 लाख है, और उससे ज्यादा का अगर डेट ड्यू है तो। अब डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया है वन और मोर अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल बोला जाता है। इसमें भी एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है चेयरपर्सन। डीआरटी में कौन था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीओ। तो चेयरपर्सन ऑब्वियसली उसकी पावर भी थोड़ी ज्यादा ही होंगी, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या बोली गई है, ये क्वालिफाइड हो टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या मेंबर रहा हो इंडियन लीगल सर्विसेज का, और इसने ग्रेड 1 की पोस्ट पे काम किया हो फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा हो डीआरटी में फॉर एटलीस्ट 3 ईयर, तो वो चेयरपर्सन बन सकता है। अब इनकी टर्म्स कितनी है, 5 ईयर्स की है, एज अंटिल द एज ऑफ 70 ईयर। अब देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल का हो गया डीआरटी का, ये चेयरपर्सन हो गया अपने ट्रिब्यूनल का, उनको उनके ऑफिस से कोई नहीं हटा सकता एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं या उनकी इनकैपेसिटी प्रूव हो जाती है आफ्टर इंक्वायरी, यानी वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाए या मिसबिहेवियर शो किया, तभी उनको हटाया जा सकता है। और कौन हटाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी के पास ये पावर नहीं है। अब डीआरटी में जो एप्लीकेशंस होती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये फॉलो की जाती हैं। पार्ट 3 ऑफ आईबीसी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और डीआरटी में आप अपील करते हो, ठीक है, तो चेयरपर्सन के पास क्या पावर्स रहती है, वो क्या फैसले ले सकता है, क्या उसकी पावर है, वो ट्रांसफर कर सकता है एप्लीकेशन फ्रॉम एनी पीओ, उसकी जुरिडिक्शन से टू अनदर पीओ। ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है केसेस को। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे तो वो काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, तो इस केस को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। और ट्रिब्यूनल को बोल सकता है कि मुझे बताओ कौन कौन से तुम्हारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, मुझे उसका बायोडाटा डिपॉजिट कराओ। मीटिंग भी ले सकता है उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए टाइम टू टाइम, कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन सबमिट करवा सकता है कि अगर किसी पीओ के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है, अगर वो मिसबिहेवियर उसने शो किया या इनकैपेसिटी, तो ये पावर रहती है चेयरपर्सन के पास। अब किस तरीके से एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में जाते हैं, पहले तो नोटिस दिया जाएगा बॉर्बर को, फिर एप्लीकेशन फाइल की जाती है डीआरटी के साथ, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या होता है, कितने टाइम पीरियड में आप कोर्ट में केस कर सकते हो, उस टाइम पीरियड को हम लिमिटेशन एक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। क्लेम ये हमने डिस्कस कर ही लिया, 20 लाख और उससे अब का है, तो आप फिर ट्रिब्यूनल में जाते हो। अब दूसरा बैंक भी एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकता है। अब मान लीजिए आपने एबीसी बैंक का पे करना था 20 लाख, XYZ बैंक सेम बॉर्डर है, उसका भी उसने 10 लाख पे करना है, तो ये दो बैंक मिलके जो एप्लीकेशन ज्वाइन करके ट्रिब्यूनल में डिपॉजिट करा सकते हैं। प्रोसेस क्या रहता है ट्रिब्यूनल में, नोटिस दिया जाएगा, शो कॉज विद इन 30 डेज, बोला जाएगा प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करो। अब जो आपने अपनी प्रॉपर्टी दी थी मॉर्गेज के तौर पे, वहां पे डिपॉजिट कराई थी बैंक के पास, उसके अलावा आपकी क्या प्रॉपर्टीज है उनको डिस्क्लोज करो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की जाएगी। और कोई रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू किया गया पीओ के द्वारा, उसको क्या माना जाता है, कोर्ट के ऑर्डर के जितनी ही उसको इंपॉर्टेंस मिलती है जब कोई कंपनी बाइंड अप होती है, या एलएलपी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जब चलती है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के अगेंस्ट, तो जो एप्लीकेशन रिसीव की गई है ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है फाइनली विद इन 180 डेज फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द एप्लीकेशन। देखो कितने कम टाइम है, लाइक 6 मंथ में आपको सारा मैटर सॉल्व करना है। कोर्ट में लेके जाओ तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है, रिकवरी भी स्लो, और बाद में पैसा भी पूरा रिकवर नहीं हो पाता, तो इसलिए कम टाइम में रिकवरी हो पाए, तो इसलिए ये ट्रिब्यूनल्स लाए गए हैं। अब अगर आप अपील करना चाहते हो अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तो आप कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, बट अगर आप दो पार्टी के कंसेंट के साथ ही ऑर्डर लिया गया था, फिर अपील का राइट नहीं है आपके पास, बॉर्बर भी एग्री किया था और बैंक भी एग्री किया था, फिर आप अपील नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कंसेंट नहीं दिया तो फिर आप कर सकते हो। आपके पास कितना टाइम रहता है, विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ विच कॉपी ऑफ ऑर्डर इज रिसीव। तो जब आप अपील करते हो तो आपको 50% अमाउंट जो है, जो शो किया गया, आपको ऑर्डर किया गया था कि आपको देना है बैंक को, वो आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा पहले। और अमाउंट रिड्यूस किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, बट वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। आपको बोला गया था कि 10 लाख आपने देना है। अब अगर आप अपील कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे 5 लाख पहले डिपॉजिट करा दो। अब आप बोलते हो कि 5 लाख नहीं करवा सकते, तो फिर बोला जाएगा 2.5 लाख ही करवा दो, कुछ पैसा तो आए।
ठीक है, कुछ तो रिकवरी हो, इसलिए अगर आप अपील भी करते हो तो फिर आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल कंफर्म करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और सेट असाइड द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। कोई प्रोविजन नहीं होता अपील का। देखो, डीआरटी के फैसले से अगर आप खुश नहीं थे तो आप कहाँ गए? डीआरएटी में। अब डीआरटी ने फैसला सुना दिया तो आगे आप उनके फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनका फैसला फाइनल है। बट ये आपकी रिट जरडिक्शन हाई कोर्ट की आर्टिकल 226, सुपरवाइजरी जरडिक्शन हाई कोर्ट की, स्पेशली पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, वो आप कर सकते हो कुछ केसेस में। बट डीआरटी ने जो फैसला दे दिया वो फिर फाइनल ही है। इनको भी 6 मंथ में ही सारा का सारा जो अपील है उसको डिस्पोज करना है। ठीक है, 180 डेज में। राइट। फिर रिकवरी कैसे की जाती है? अब जैसे कॉपी ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट आ गई तो रिकवरी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया गया था वो प्रोसीड करेगा, आगे रिकवर करेगा स्पेसिफिक अमाउंट इन मोड्स के थ्रू। मोड्स क्या रहते हैं? जो अटैचमेंट हो जाएगी, सेल हो जाएगी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की। जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट कौन है ना? जिसने लोन लिया था बैंक से, जिसके खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है, वो प्रॉपर्टी का पोजेशन भी ले सकता है रिकवरी ऑफिसर, जिसपे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था। सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अब मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने अपना घर गिरवी रखवाया बैंक के पास। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट बैंक का क्रिएट हो गया ना इस पे। अगर मैं डिफॉल्ट करूंगी तो बैंक मेरा घर सेल करके अपना अमाउंट रिकवर करेगा। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी, है ना? या डिफेंडेड की या अपॉइंट किए रिसीवर को फॉर सच प्रॉपर्टी, वो सेल भी कर सकता है, पोजेशन उसको मैनेज भी कर सकता है, उसे रेंट वगैरह जनरेट हो रहा होगा तो उस रेंट से भी आगे रिकवरी कर सकता है। और डिफेंडेंट को अरेस्ट भी किया जा सकता है, बट ये नहीं कि कैजुअली अरेस्ट कर दिया उसको, बहुत स्पेशल केसेस में किया जा सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट की जा सकती है रिसीवर की कि मैनेजमेंट करो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की, देखो इससे रेंट जनरेट हो रहा है, उससे अमाउंट की रिकवरी हो। तो ये सारे बेस लिए जाते हैं रिकवरी ऑफिसर के द्वारा। अब अगर आप डिस्प्यूट रेज करना चाहते हो रिकवरी ऑफिसर के सामने, आपको लगा कि नहीं, ये अमाउंट गलत स्पेसिफाई किया गया रिकवरी सर्टिफिकेट में, अमाउंट तो 15 लाख है बट होना कितना चाहिए? 12 लाख। तो आप वो रिकवरी ऑफिसर के पास नहीं जाओगे, पीओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा ट्रिब्यूनल का, जो इशू करता है रिकवरी सर्टिफिकेट, वो ही विड्रॉ कर सकता है और करेक्ट कर सकता है सर्टिफिकेट को। तो एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू विद इन 60 डेज आपको करनी होती है ऑर्डर ऑफ सर्टिफिकेट के। पीओ टाइम ग्रांट कर सकता है, 25% ऑफ द अमाउंट आपको बोला जाता है डिपॉजिट कराओ फोर्टफिट अपील के लिए। अगर कोई अमाउंट ड्यू है फ्रॉम एनी पर्सन टू डिफेंडेंट। अब देखो, जो डिफेंडेंट था यानी ए था, है ना, जिसके खिलाफ जो है वो आया सर्टिफिकेट और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्क्लोज करना है, मैनेजमेंट करनी है। अब बी एक पर्सन है, बी कौन है? ए का फ्रेंड है। बी ने ना ए को पैसे देने हैं 4 लाख, उसने लिए थे कोई पेमेंट वगैरह। तो रिकवरी ऑफिसर क्या बोलेगा बी को कि तुम्हें ए को नहीं पे करना, तुम मुझे पे करो। ठीक है, क्योंकि अब मैं मैनेज कर रहा हूँ ये सारी चीजें आगे। अपील करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आरओ, तो थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट से तो भी की जा सकती है कि थर्ड पार्टी बोले कि पैसा तो मेरा इन्वॉल्व है इसमें जो आप कर रहे हो, तो फिर आप अपील कर सकते हो। ट्रिब्यूनल और जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं है बाय प्रोसीजर लेड डाउन बाय सिविल प्रोसीजर कोड। इनमें क्या फॉलो होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वो ओन प्रोसीजर्स जो है आगे फॉलो करते हैं। DRT proceedings cannot be stayed by company court, nor proceeding can be transferred to company court। और DRT एक्ट ओवरराइड कर देता है कंपनी एक्ट को। मतलब DRT ज्यादा स्ट्रांग है तो DRT के प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है। बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके लिए ये बेटर है तो वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। डीआरटी में उनकी एप्लीकेशन चल रही है और सरफेसी में लेके जा सकते हैं। सरफेसी एक्ट में क्या होता है? आपको किसी डीआरटी वगैरह में जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो, ये पावर आपको मिली है। ठीक है, तो अगर आप विड्रॉल कर रहे हो डीआरटी के पास एप्लीकेशन को अंडर डीआरटी एक्ट, वो प्री कंडीशन नहीं है कि आपको तभी सरफेसी एक्ट में आप अपनी एप्लीकेशन डिपॉजिट करा सकते हो। साइमल्टेनियसली दोनों जगह पे कर सकते हो। फिर आपको लगता है डीआरटी में थोड़ा टाइम लग रहा है, चलो सरफेसी में करा लो, तो ये नहीं है कि डीआरटी से पहले विड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इट इज फॉर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है कहाँ पे जो एप्लीकेशन ऐड करनी है, कहाँ से छोड़ना है, दैट डिपेंड ऑन दैट। मैं कोई प्री कंडीशन सेट नहीं की गई है। फिर आता है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। अब ये एक्ट इनेक्ट किया गया था टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या प्रोवाइड करना है? फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज किसको? वीकर सेक्शन जो सोसाइटी की है। तो इससे क्या इंश्योर किया जाएगा कि एक प्रॉपर जस्टिस मिले सिटीजन्स को। ये ना हो कि कोई गरीब पर्सन है उसके खिलाफ कोई बैंक ने ऑर्डर पास किया,
ठीक है, तो उसके पास तो पैसा ही नहीं है ट्रिब्यूनल वगैरह जाने के लिए, तो फिर वो पर्सन कहाँ पे जाएगा? तो इसलिए लोक अदालत सेट की गई। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जिन्होंने लोन लिया अप टू ₹20 लाख, इस चैनल के थ्रू वो अवेल किया जा सकता है। इस लॉ में लोक अदालत सेट किए गए हैं कि पब्लिक डज नॉट हैव टू स्पेंड टाइम और मनी कि फॉर्म को असेस करो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कि उनको एक फ्री अपॉर्चुनिटी मिले कि यहाँ पे जाके डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच क्या फॉलो होती है लोक अदालत जो सेट किए जाते हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की? म्यूचुअल डिस्कशन। दोनों पार्टी में आपसी सहमति से अगर इशू सॉल्व हो जाता है दैट इज वेल एंड गुड। तो अगर जरूरत पड़ती है मेडिएशन की, प्रोफेशनल मेडिएटर्स अपॉइंट किए होते हैं ना, जो सुलह कराते हैं दो पार्टीज के बीच में, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है अगर आपसी डिस्कशन से जो है कोई नतीजा नहीं आ रहा। तो ये गाइड किए गए बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले, अदर लीगल प्रिंसिपल के द्वारा। अब लोक अदालत कैसे सेट की जाती है? स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, लीगल सर्विसेज कमेटी, तालुक आपके लीगल सर्विसेज कमेटी। तो ये ऐसे लोक अदालत जो है सेट की गई हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, तो एक कॉम्प्रोमाइज पे आना है, सेटलमेंट पे आना है दो पार्टीज के डिस्प्यूट पे। ठीक है, अब डिस्प्यूट क्या हो सकता है? एक तो पेंडिंग केस कोर्ट में चला हुआ है, ठीक है, और उनके जुरिडिक्शन में नहीं है, जिसके लिए लोक अदालत ऑर्गेनाइज की गई है, बट नॉट पेंडिंग इन एनी कोर्ट, मतलब जुरिडिक्शन में फॉल कर रहा है सॉरी, बट पेंडिंग नहीं है कोर्ट में, तो वो भी लोक अदालत में लेके जा सकते हो। मतलब एक केस, पहली कंडीशन क्या है इसमें, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, एक पेंडिंग केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, जिसके लिए लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया गया कि अब लोक अदालत में भेज दो, कोर्ट में तो कोई ये सुलह ही नहीं हो रहा। मतलब दो, जैसे हस्बैंड वाइफ का केस चल रहा है डाइवोर्स का, अब कोर्ट में चल रहा है, तो उनको बोला लोक अदालत में ले जाओ, आपसी सलामती सहमति से कोई डिसीजन हो पाए। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो लोक अदालत की जडिक्शन में पड़ रहा है बट पेंडिंग नहीं है कोर्ट में, वो भी जा सकता है। अब जो ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है अंडर एनी लॉ, वो नहीं लेके जा सकते आप लोक अदालत में। कंपाउंडेबल, नॉट कंपाउंडेबल मतलब जिनमें कोई स्कोप ही नहीं है कि आप जो है आपसी सहमति कर सकते हो, जैसे किसी का मर्डर कर दिया, रेप हो गया, ठीक है, ये सारे जहाँ पे मतलब स्कोप ही नहीं रहता कि आप आपसी म्यूचुअल डिस्कशन से कोई फैसला लिया जाए, तो वो भी लोक अदालत में नहीं जाएंगे। मॉनेटरी सीलिंग जो अमाउंट की है रिगार्डिंग विद सिविल डिस्प्यूट सेटल किया जा सकता है इस मैकेनिज्म में, वो प्रेजेंटली 20 लाख है। बैंक भी इस मैटर को लेके जा सकते हैं अगर उनकी आउटस्टैंडिंग एक्सीड कर रही है 20 लाख को विद लोक अदालत, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है कुछ लोक अदालत में, तो वहां पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही रहता है कि म्यूचुअल डिस्कशन से मैटर सॉर्टेड आउट हो जाए। तो डिस्प्यूट पार्टीज एग्री कर रही है रेफर को, डिस्प्यूट जहाँ पे एक पार्टी एप्लीकेशन कर रही है कोर्ट को टू रेफर टू लोक अदालत, इस केस में कोर्ट क्या बोल सकता है? अपॉर्चुनिटी दे सकता है अदर पार्टी को डिसाइड करने का कि केस रेफर करना है लोक अदालत में कि नहीं करना। दो लोग हैं, एक ने बोल दिया कि लोक अदालत में भेज दो, दूसरे को कोर्ट पूछेगा तुम बताओ कि ठीक है भेज दें इसको लोक अदालत में कि नहीं। अब डिस्प्यूट जहाँ पे कोर्ट का ही ओपिनियन है कि अब ये कोर्ट में कार्रवाई नहीं चलनी चाहिए, इसको लोक अदालत में भेज दो। दो नेबर हैं, आपस में झगड़ा हो गया, एक नेबर ने बोला कि तुमने मेरा बिजली की तार तोड़ दी और यहाँ से तुमने बिजली चुराई है। अब कोर्ट बोल रहा है चलो लोक अदालत में भेज दो इस डिस्प्यूट को। ठीक है, अब जहाँ पे पोटेंशियल डिस्प्यूट है, अथॉरिटी और कमेटी ऑर्गेनाइज करिए लोक अदालत, एप्लीकेशन आई है किसी भी पार्टी से कि मैटर जो है लोक अदालत में सॉर्टेड आउट होना चाहिए, तो फिर उसको लोक अदालत में ही भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, disposal of cases by लोक अदालत, तो इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड अदर लीगल प्रिंसिपल्स। जहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, कुड बी अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टी, तो रिकॉर्ड जो होते हैं केसेस के वो रिटर्न किए जाते हैं कोर्ट को जहां से वो रिसीव किया गया था। मतलब आपने कोर्ट से केस कहाँ भेज दिया? आगे लोक अदालत में, कोर्ट में पेंडिंग था, लोक अदालत में भेज दिया, लोक अदालत में भी कोई मतलब उस पर नहीं पहुंचे फैसले पे, तो फिर से चला जाएगा कोर्ट में जहां से वो वहां लोक अदालत में भेजा गया था। तो कोर्ट शेल प्रोसीड्स विद द मैटर फ्रॉम द स्टेजेस इट हैज रीच्ड बिफोर मेकिंग अ रेफरेंस टू लोक अदालत। अगर डिस्प्यूट है which were not before the court and in the absence of compromise settlement between the party, लोक अदालत वो भी रेमेडी फिर कोर्ट में सीख कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक केस जो है लोक अदालत में सॉर्टेड आउट हो जाए, कुछ केसेस होते हैं नहीं भाई म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज पे लोग पहुंच पाए, म्यूचुअल डिस्कशन से सॉर्टेड आउट नहीं हुआ, तो ठीक है फिर कोर्ट में चला जाएगा। राइट, दो केसेस है, एक पहले कोर्ट में ही चल रहा था,
उन्होंने बोला लोक अदालत में भेज दो, लोक अदालत में भी कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ, मतलब आया नहीं, फैसला ही नहीं हुआ, मतलब दोनों डिस्कशन से नहीं सॉर्टेड आउट हुआ, फिर से कोर्ट में चला गया। एक केस है कि जो कोर्ट में नहीं था, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट लोक अदालत में नहीं हुई, तो वो भी फिर कोर्ट में जा सकते हैं। ओके। अब नेचर ऑफ अवार्ड क्या होता है, मतलब जो भी लोक अदालत में अवार्ड पास किया जाएगा ना, उसको यही माना जाएगा सिविल कोर्ट के जो है डिसीजन सुनाया जाता है ना सिविल कोर्ट में, उसके जितनी उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अब कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट लोक अदालत में होगी, तो आपने जो कोर्ट फीस पे की थी वो रिफंड की जाएगी। मान लीजिए आपने कोर्ट 1 लाख फीस पे की थी कोर्ट में, कोर्ट ने वो कहाँ भेज दिया आपका, लोक अदालत में। लोक अदालत में वहां पे सेटलमेंट पे आप पहुंच गए हो, तो जो 1 लाख था वो कोर्ट फिर आपको रिफंड करेगा। सभी पार्टीज को, जो डिस्प्यूट वाली पार्टी, उनको बाइंड करना है इस डिसीजन पे, कोई अपील नहीं कर सकते हो आप कोर्ट में अगेंस्ट द अवार्ड जो पास कर दिया लोक अदालत ने। फिर एक लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है। लॉ ऑफ लिमिटेशन जैसे हमने बात की कि टाइम पीरियड जिसमें आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, जा सकते हो, टाइम पीरियड। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप इंडिया के बाहर चले गए हो, जैसे मान लीजिए 3 साल का मिला आपको लिमिटेशन पीरियड, कि इस टाइम के दौरान ही आप कोर्ट केस कर सकते हो। अब 1 साल के लिए आप इंडिया के बाहर हो, तो वो फिर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सीड किया जा सकता है बाय एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बोरोवर के द्वारा की गई राइटिंग में, और पेमेंट कर दी गई उसके द्वारा। ठीक है, या इंटरेस्ट पे कर दिया उसने बिफोर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर। अब लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर होना था 31 दिसंबर 2000 मान लीजिए 25 को, तो जो बोरोवर है उसने 1 दिसंबर 2025 को डेट पे कर दिया, राइटिंग में बोल दिया पेमेंट, तो अब फ्रेश यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आगे 3 साल के लिए। ठीक है, अब उसने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी थोड़ी, तो भी वो पीरियड, लिमिटेशन पीरियड 31 दिसंबर को एक्सपायर होना था, वो 1 दिसंबर से जो है उसने पेमेंट कर दी, तो अब वो फ्रेश उसको 3 साल का टाइम मिल गया। और ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सरफेसी एक्ट हम डिस्कस करेंगे। सरफेसी की फुल फॉर्म क्या, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। कहने का मतलब क्या, एक सिंप्लीफाई वे में समझे अगर हम, सरफेसी एक्ट बैंक्स को क्या पावर दे रहा है, आपको कहीं नहीं जाना, ना तो आपको सिविल कोर्ट जाना है, ना आपको डीआरटी में जाना है। आप ही, अगर एक बोर्बर ने डिफॉल्ट कर दिया, एनपीए बन गया, एसेट लोन नहीं चुका रहा वो, जाओ आप खुद से उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दो, आपको ये पावर मिली है सरफेसी एक्ट के तहत। तो सिक्योर क्रेडिटर यानी बैंक ये चूज कर सकते हैं, और एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये पावर है सरफेसी एक्ट में। सरफेसी एक्ट में मेन रोल प्ले किया जाता है एआरसी के द्वारा। ठीक है, तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बोरोवर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के बैंक से लोन लिया, बैंक ने होम लोन दे दिया। अब बैंक ने जो ये मॉर्गेज राइट है, अब हम यहाँ पे एक बोरोवर की बात करें, बैंक के पास कितने बोरोवर हैं, मान लीजिए बैंक के पास एनपीए है 100 करोड़ के, बैंक ने ये मॉर्गेज राइट ट्रांसफर कर दिए एआरसी को। भले ही बैंक को ये पावर मिले कि आप खुद से ये एसेट सेल कर सकते हो, बट क्या बैंक के पास इतना टाइम है कि वो अब 100 करोड़ के एनपीए, कितने सारे बोरोवर हैं, उनके एसेट डायरेक्टली सेल कर सकते हैं, कोर्ट वगैरह में नहीं जाना, डीआरटी में भी नहीं जाना। तो बैंक के पास इतना टाइम नहीं, बैंक ने वो सारे राइट एआरसी को दे दिए। एआरसी ने बदले में बैंक को क्या है दे दिया, मान लीजिए 80 करोड़ दे दिया कैश की फॉर्म में, बैंक को पैसा मिल गया, बैंक आगे लोन देगा। एआरसी ने अब उन मॉर्गेज राइट्स का क्या बना दिया, सिक्योरिटी रिसीट्स बना दी। सिक्योरिटी रिसीट्स बना के क्वालिफाइड बायर्स को दे दी। क्वालिफाइड बायर्स इंडिविजुअल्स नहीं होते, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। क्वालिफाइड बायर एआरसी को कैश दे देती है, और जब बोरोवर से रिकवरी की जाती है, फिर क्वालिफाइड बायर को पैसा मिलता जाता है इंटरेस्ट के साथ। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप कन्वर्ट कर रहे हो जो आपके इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट के थ्रू बैक्ड किए गए, इनटू इन्वेस्टेबल फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब जो आपके बैड एनपीए है ना, आप उनको क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, बैंक के बैड एनपीओ को ले रहे हो आप, और उनको पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, बैंक की बैलेंस शीट को क्लीन कर रहे हो बेसिकली। ये कौन कर रहा है, एआरसी कर रही है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी। तो ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है आरबीआई एक्ट में अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। एआरसी एजेंट के तौर पे भी काम करती है रिकवरी के लिए, और वो बिजनेस का मैनेजमेंट कर सकती है, सेल कर सकती है, डेट का रिशेड्यूलिंग कर दिया, रिस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन दे दी, सिक्योरिटी को इन्फोर्स कर दिया, ड्यूज की सेटलमेंट, उनको लगता है पोजेशन लेना है किसी कंपनी का, वो ले लिया, और डेट को ही शेयर्स में कन्वर्ट करके आगे क्वालिफाइड बायर को सेल कर दिया। तो एआरसी ये सारे काम करती है। अब एआरसी ने वो जिम्मा उठा लिया, बैंक से ले लिए बैड एनपीए, अब एआरसी अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। तो डिटेल में है एआरसी के बारे में, सरफेसी एक्ट में तो पढ़ेंगे हम इसको अभी।
एक्ट अप्लाई होता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। अब एक्ट हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कहने का मतलब क्या है, सरफेसी एक्ट तो आया 2002 में, इससे पहले जो रिकवरी करनी थी 2001 2000 में 1999 के जो केसेस थे वो भी सरफेसी एक्ट में आ सकते हैं। अब जो बैंक को पेमेंट होनी है डेट ओन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनको प्रायोरिटी मिलेगी बाकी सारी क्लेम्स के छोड़ के। अब चाहे आपने टैक्स पे करना था, सेस था, ड्यू पेबल सेंट्रल चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, पहले भी बैंक का पैसा चुकाया जाएगा। ठीक है, सरफेसी एक्ट में। अब जिसने लेंडर जिसने एक्शन लेना है पोजेशन का, उसको अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, तो बोरवर ने अपील फाइल करनी है, कहाँ कर सकते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। अब वही अगर अपील आगे करनी है, डीआरटी के फैसले से खुश नहीं हो तो अपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो 30 डेज के अंदर। डीआरटी में जैसे सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा था, 50% अमाउंट डिपॉजिट कराओगे वो रिड्यूस हो सकता है 25% में। तो बैंकिंग कंपनी, नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन पे सब पे अप्लाई होता है। मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों इसमें इंक्लूड की गई हैं। अब एआरसी के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए आरबीआई के साथ। नेट ऑन फंड की जो रिक्वायरमेंट है 300 करोड़ और उससे ज्यादा ऑनगोइंग बेसिस पे एआरसी जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया था आफ्टर अक्टूबर 2022, उनको तो बोला गया कि मिनिमम नेट ऑन फंड इतना है तब आप एआरसी हो। एग्जिस्टिंग एआरसी जो चल रही हैं उनका क्या है, 31 मार्च 2026 तक बोला कि इतने फंड आपके होने चाहिए। अब कुछ एआरसी होते हैं जिनकी मिनिमम नेट ऑन फंड क्या है, 1000 करोड़ है। वो क्या बन सकती है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एसेट रेजोल्यूशन प्रोसेस में, आईबीसी में। आईबीसी के बारे में पढ़ेंगे हम। इनको कोई लॉस ना हो इन लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, कंप्लाइंस आरबीआई नॉर्म्स के साथ होनी चाहिए एआरसी की। तो हर कोई एआरसी नहीं बन सकता, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही बन सकता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना, पैसे की रिकवरी हो ना हो, कितना रिकवर हो रहा है। अब ये 3 डेफिनेशंस यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे एआरसी में, क्योंकि आपसे पूछी भी जाते एग्जाम में और आई भी। ऑब्लाइजर कौन है, जिसने लोन लिया, सिंपल से वर्ड में समझना है, बस टर्म अलग यूज की गई है। तो बोरवर और कोई एंटिटी जिसने डेट पे करना है वो हो गया ऑब्लाइजर। ओरिजिनेटर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो जिससे पर्सन ने लोन लिया था वो एसेट आगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे रहा है कि सिक्योरिटाइजेशन कर दो। ठीक है। क्वालिफाइड बायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, एनी इंस्टीट्यूशन जो सेबी के द्वारा अप्रूव किया गया, जो सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं। तो जो सिक्योरिटी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे क्वालिफाइड बायर में इंडिविजुअल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हम लोग नहीं क्वालिफाइड बायर बन सकते। ठीक है, वी इंडिविजुअल कांट बी क्वालिफाइड बायर्स। तो जिनके पास जैसे आपकी होगी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स कंपनी, ये क्वालिफाइड बायर्स बन सकते हैं, क्योंकि रिस्क भी रहता है ना, इन्होंने पैसा पे किया फिर आगे इनको मिलेगा बाद में इंटरेस्ट के साथ। तो ऑब्लाइजर द पर्सन हु हैज टेकन अ लोन, जिसने डेट पे करना है। ओरिजिनेटर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ट्रांसफर कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट एआरसी को, यानी जिसका लोन उस ऑब्लाइजर ने चुकाना है। क्वालिफाइड बायर्स जो आगे सिक्योरिटी खरीद लेते हैं एआरसी से। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सरफेसी एक्ट में इनको रजिस्टर्ड किया गया है। इनका मेन काम ही यही है, सिक्योरिटाइजेशन करो, बैंक की बैलेंस शीट को क्लीन करो, इनके एनपीए अपने पास ले लो। क्लीन करना बैलेंस शीट को लेंडर की, है ना। स्ट्रेस एसेट्स जो बैंक के लिए स्ट्रेस एसेट्स हो गए हैं वो लेना और रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना। अब रिकंस्ट्रक्शन के अलावा एआरसी क्या करती है, एक्ट एज एन एजेंट फॉर एनी बैंक। अब जरूरी नहीं है कि बैंक सारा एआरसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, एजेंट के तौर पे भी काम कर सकती है कि बैंक की रिकवरी करनी उन्होंने। एक्ट एज एन मैनेजर, किसके लिए, बैंक के लिए। अब क्या हो गया, पोजेशन लिया है बैंक ने, है ना, प्रॉपर्टी का, एक कंपनी का जो है वेयर हाउस का पोजेशन ले लिया। अब उसके लिए मैनेजर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। अब कोई टैक्स पे करना था मान लीजिए गवर्नमेंट का, तो वो एआरसी नहीं पे करेगी उस प्रॉपर्टी का। ठीक है। तो रिसीवर के तौर पे भी एक्ट करती हैं अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है। तो किसी और बिजनेस एक्टिविटी के लिए अगर एआरसी चाहती है कि वैसे तो इनको सरफेसी एक्ट में ही मतलब एक तरीके से इनकी डेफिनेशन है और वही रिकंस्ट्रक्शन वगैरह ये करते हैं और एजेंट मैनेजर रिसीवर। बट अगर कोई और बिजनेस एक्टिविटी ये करना चाहते हो तो फिर आरबीआई से इनको अप्रूवल लेना जरूरी होता है, अदरवाइज ये किसी और बिजनेस एक्टिविटी में नहीं जा सकती। अब कैसे किया जाता है एक्विजिशन ऑफ राइट फाइनेंशियल एसेट्स में एआरसी के दौरान, आई नो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर रहेगा, थोड़ा कॉम्प्रेसिव कवरेज की जाएगी, थोड़ा लगता है कई बार कुछ कंफ्यूजिंग सा, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल से तरीकों से हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, प्रोसेस कैसे फॉलो होती है कि एआरसी जब फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर करती है, डिटेल में बताया गया सरफेसी एक्ट में क्या किया जाता है। देखो, एआरसी ने फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर किया बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन वेज में, एक तो डिवेंचर और बॉन्ड इशू कर दिया,
एआरसी इशू कर देती है डिवेंचर बॉन्ड्स को कोई और सिक्योरिटी जो इसी सिमिलर में कि एसेट्स को एक्वायर कर लिया, अब जो एनपीए थे। ये एग्रीमेंट में आ सकती है बैंक के साथ, ठीक है, कि जो राइट ऑफ इंटरेस्ट थे फाइनेंशियल एसेट्स पे वो आगे किसको मिल गए, एआरसी को मिल गए। यानी बोरोवर से आपने पैसा रिकवर करना था, उसकी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, वही राइट आपने ट्रांसफर कर दी है। ओके। देन सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन्स होती हैं कि टू स्टेजेस में होती है। जैसे फर्स्ट स्टेज क्या है, परचेज और एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एआरसी, एक्विजिशन कर ली फाइनेंशियल एसेट्स की, ठीक है। सेकंड, फिर आप इशू करते हो सिक्योरिटी रिसीट्स को टू रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर जो बाई कर लेते हैं सिक्योरिटाइज्ड एसेट्स को, इसी को सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं जो हमने बोला, ठीक है। फिर लेंडर का क्या रोल है, मतलब एआरसी ने ना खरीद लिया बैंक से बैड एनपीए, बैंक को पैसे दे दिए, अब वो आगे किसको सिक्योरिटी रिसीट्स बना रही है, इनकी फंड्स रेज कर रही है इन्वेस्टर से, ठीक है। जो बाय करते हैं सिक्योरिटी एसेट्स को आगे उनको दे दिया। लेंडर का रोल क्या है, अब देखो जिस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एआरसी एक्वायर किया है लेंडर ने, उसका मतलब क्या हुआ कि एआरसी अब क्या लेंडर की जगह पे आ गई, अब बैंक का रोल खत्म हो गया, अब वो लेंडर की जगह आ गई, उन्होंने रिकवरी अब करनी है, उन्होंने पैसा लेना बोरोवर से। अब इससे क्या हो रहा है, एआरसी को लॉ को क्या मिल गया, राइट मिल गया एसेट्स के ऊपर, ओरिजिनल लेंडर की पोजीशन पे अब वो आ गई। अब अगर एक्वायर्ड एसेट्स पे कोई लाइबिलिटी थी, कोई कमिटमेंट थी, तो वो फिर पास नहीं होगी एआरसी पे जब तक कि कोई स्टिपुलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ना मेंशन हो। अब अगर एसेट्स पे कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है लॉ सूट्स में, अपील में, तो वो क्या है, कंटिन्यू रहेगी, चाहे आपने एआरसी में ट्रांसफर कर दिया, बैंक ही वो आगे प्रोसीडिंग्स जो है कंटिन्यू करता रहेगा। आपने एआरसी को दे दिया, एआरसी का काम है रिकवरी करना। अब एआरसी के पास राइट होते हैं टू कंटिन्यू लीगल एक्शन डिफेंसेस रिलेटेड टू द एसेट्स। ओके। फिर क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सिक्योरिटाइजेशन के लिए, एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, ये किसके द्वारा इशू किया जा रहा है, एआरसी के द्वारा। अब एआरसी एक ऑफर बनाएगी, उसमें लिखेगी जो सिक्योरिटी रिसीट्स वो इशू करते हैं क्वालिफाइड बायर को, उसमें डिटेल होती है सारी फाइनेंशियल एसेट्स की। एआरसी के बारे में भी होता है, टर्म्स ऑफ ऑफरिंग भी होते हैं कि ठीक है आपको जो है 5 ईयर्स के बाद इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये सिक्योरिटी रिसीट्स है, इस पे आप इतना अर्न कर पाओगे, क्वालिफाइड बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो ऑफर डॉक्यूमेंट्स बनाती है। फिर डिवेंचर इशू किए जाते हैं फंड्स को रेज करने के लिए। अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट देना है डिवेंचर्स पे कैन नॉट बी लेस देन 1.5% अबव द बैंक रेट, और वो 6 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैंक रेट अगर 6% है जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया गया है, तो 7.5 आप किस पे दे दोगे, इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स पे दे दोगे। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में क्या होता है, ओरिजिनेटर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एक्वायर्ड एसेट्स की सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में, सिक्योरिटी रिसीट्स बनाई जा रही है किसको, इन्वेस्टर्स को, क्वालिफाइड बायर्स को जो परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस ये पूरा एआरसी में चलता है। अब जब एआरसी एक्वायर कर लेती है एसेट्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उन्होंने ऑब्लाइजर को नोटिस भेजना, ऑब्लाइजर कौन हुआ, बोरवर, कि उन्होंने अब एक्वायर कर लिया तुम्हारा एसेट्स। नोटिस में क्या बताया जाता है कि वो अब एआरसी को ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब तुम बैंक को पेमेंट नहीं करोगे, ऑल दो नोटिस देना कंपलसरी नहीं है, बट ये इंश्योर किया जाता है कि अब जो पेमेंट ऑब्लाइजर डायरेक्टली एआरसी को करेगा, बैंक को नहीं करेगा। एक बार जो नोटिस दे दिया आपने ओब्लाइजर को, बोरोवर को, अब ओब्लाइजर किसको पेमेंट करेगा, एआरसी को। आपने कंफ्यूज नहीं होना ये टर्म्स देख के, ओब्लाइजर क्या है, ओरिजिनेटर कौन है, सिंपल बोरोवर जिसने लोन लिया, ठीक है, सिर्फ वर्डिंग डिफरेंट यूज की गई है। अब मान लो कोई नोटिस नहीं दिया एआरसी ने, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, जिन्होंने एसेट ट्रांसफर किया था वो होल्ड करते हैं पैसा ट्रस्ट में, बाद में एआरसी को ट्रांसफर कर देंगे। यानी बोरोवर अपना लोन किसको चुका रहा है, अभी बैंक को ही चुका रहा है। बैंक ने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, क्योंकि बैंक ने तो एआरसी को ट्रांसफर कर दिया था ना वो एनपीए, बट बोरोवर बैंक को पेमेंट कर रहा है। अब बैंक क्या करता है, ट्रस्ट मेंटेन करता है, ट्रस्ट में वो पैसा रखता है जो बोरोवर दे रहा है, बाद में एआरसी को हैंड ओवर कर देगा। ओके। फिर एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, क्वालिफाइड बायर्स को दे रहे हैं वो एलिजिबल है, बट इंडिविजुअल्स नहीं, जो हमने बात की थी बिगिनिंग में, इंडिविजुअल्स नहीं इन्वेस्ट कर सकते एआरसी में। कंडीशंस क्या रहती हैं, सिक्योरिटी रिसीट इशू करने की सेपरेट स्कीम्स बनाई जाती है एआरसी के द्वारा, ठीक है। एक्विजिशन जब वो एसेट्स की करते हैं, तो हर स्कीम में एक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। एक बनाई फर्स्ट स्कीम एनपीए 200 करोड़ है, दूसरा बनाया दूसरी स्कीम एनपीए 300 करोड़ कॉर्पोरेट लोन्स थे,
ठीक है, इस तरीके से सेपरेट स्कीम। तो एआरसी को होल्ड करना है एक्वायर्ड फाइनेंशियल एसेट्स को सेपरेटली, अलग अलग, जैसे ये स्कीम 1 स्कीम 2 है। अब स्कीम 1 से 50 करोड़ जनरेट हुआ, स्कीम 2 से 200 करोड़ आ गया, तो वैसे ही क्वालिफाइड बायर्स को पेमेंट करेंगे। अब स्कीम 2 से पैसा स्कीम 1 वाले क्वालिफाइड बायर्स को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, जो जिस स्कीम के क्वालिफाइड बायर्स हैं उनको उसी स्कीम के थ्रू पेमेंट की जाएगी। अब कोई रियलाइजेशन ही नहीं हो रही, पैसा ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, क्वालिफाइड बायर्स जिनके पास 75% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स हैं, वो मीटिंग बुलाएंगे, डिसाइड करेंगे फ्यूचर में आगे क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, एसेट्स को बेच देना है या किस तरीके से रिकवरी करनी है, पैसा तो जनरेट नहीं हो रहा। मान लो 300 करोड़ का जो था आपका वो था प्रॉपर्ली सिक्योरिटी रिसीट्स की वैल्यू, तो इसमें से 75% यानी मान लीजिए 270 करोड़ जिन्होंने होल्ड किया ना क्वालिफाइड बायर्स ने, वो मीटिंग बुला लेंगे, वो देखेंगे कि अब पैसा तो आ ही नहीं रहा, रिकवरी नहीं हो रही, क्या किया जाए, आप आगे सेल किया जाए, डिस्पोज कर दिया जाए एसेट्स को, या क्या एक्शन लेना है। नेक्स्ट, एआरसी रेज करती है फंड अंडर डिफरेंट स्कीम फॉर ईच सेट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जब लिक्विडेशन होता है तो फंड जो रेज किए जा रहे हैं अंडर स्कीम्स, वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, हैंडल किए जाएंगे सेपरेटली हर स्कीम के बेनिफिशियरीज के लिए। ट्रस्ट का मेन मोटिव क्या है भाई, ट्रस्ट सेट किया गया है कि आपने मैनेज करने हैं फंड्स को। रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड की गई है, जब एआरसी इशू करते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स क्वालिफाइड बायर्स को, तो इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना जब तक कि लीगल राइट नहीं है, कोई मॉर्गेज वगैरह अगर जनरेट नहीं हुआ है तब तक जो है कोई रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट, बैड बैंक कैब नेशनल एआरसी लिमिटेड, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है, एक तरीके की एक स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो रिजॉल्व कर लिए स्ट्रेस एसेट्स जिनके एक्सपोजर है 500 करोड़ और उससे ज्यादा का। तो ये एसेट्स एक्वायर करते हैं बाय ऑफरिंग सेलर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैश, 15% कैश पे कर दिया, ठीक है, और 85% के सिक्योरिटी रिसीट्स बना दी। अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि जो बड़े लार्ज स्ट्रेस एसेट्स है ना, एक जगह पे ही उनका एफिशिएंट रेजोल्यूशन हो जाए। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स को आगे लोन दिया हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट को, उनको सब सारा ले लिया, जो है एनए आरसीएल ने, अब उसके थ्रू बैंक को पेमेंट कर दी, ठीक है, कैश दे दिया थोड़ा, बाद में सिक्योरिटी रिसीट्स बना दी। अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है एआरसी और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, तो कैसे सॉल्व करना है, कंसाइलेशन और आर्बिट्रेशन के द्वारा। और ये कहाँ पे बताया गया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था, थोड़ा बड़ा है ये चैप्टर बट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे कि कहाँ पे एप्लीकेबल है सरफेसी एक्ट, लियन लगा है किसी गुड्स पे, प्लेज है मूवेबल का, सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी वेसल पे क्रिएट हुआ है क्योंकि वहां पे अलग मर्चेंट शिपिंग एक्ट के थ्रू वो वहां पे रिकवरी की जाती है। एयरक्राफ्ट पे कोई सिक्योरिटी क्रिएट हुई है, कोई राइट एंड पेड सेलर का, ठीक है, प्रॉपर्टी जो लाइबल इन अटैचमेंट के लिए इस प्रोविजन में, या जहाँ पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रीपेमेंट फाइनेंशियल एसेट्स की एक्सीड नहीं कर रहा 1 लाख, वहां पे नहीं। कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया एग्रीकल्चर लैंड पे, और अगर अमाउंट ड्यू लेस एन 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, तो वो भी रिकवर नहीं होगा। 10 लाख का लोन था, अब चुका दिया बोरबर ने, मान लीजिए 8 लाख, 2 लाख रह गया इसमें से, अब वो जो प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू था लेस देन 20% अगर रह जाता है, इससे थोड़ा कम, तो फिर वो सरफेसी एक्ट में कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सरफेसी एक्ट कंप्लीट होता है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे आईबीसी के बारे में, ठीक है। तो आईबीसी क्या है आपका, आईबीसी एक जो है नॉट फॉर रिकवरी प्रोसीडिंग्स के लिए होता है, यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी और कोर्ट अटैचमेंट नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी है ये, जो एनेबल करती है कि एक म्यूचुअली बेनिफिशियल कोर्स ऑफ एक्शन पे आप पहुंचो, रिजॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ डेटर थ्रू वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। वहां पे डीआरटी में कोर्ट में जा रहे हो, सरफेसी एक्ट में क्या डायरेक्टली बोरवर का एसेट सेल करके रिकवरी कर रहे हो और एआरसी को ये जिम्मा सौंप रहे हो। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो म्यूचुअली बेनिफिट कोर्स ऑफ एक्शन है, रिजॉल्व करना फाइनेंशियल क्राइसिस को, ऑल्टरनेटिव देखे तो ये क्या हो सकते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग, आपने क्या किया, मैनेजमेंट ही चेंज कर दी कंपनी की, ठीक है, एसेट्स को डिस्पोज कर दिया, लिक्विडेट कर दिया यूनिट को, तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गए, इंडिविजुअल्स कंपनी, ये सब इसमें कवर होते हैं। तो क्या होता है आईबीसी में, कौन कौन है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, रेजोल्यूशन एप्लीकेशन एजेंसीज है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, आरपीज है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है कॉर्पोरेट और लिमिटेड लायबिलिटी एंटिटीज के लिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल है और जहां पे आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया ऑन 1 अक्टूबर 2016 अंडर आईबीसी। ये रेगुलेटरी ओवरसाइट प्रोवाइड करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, रेगुलेट करना इनका काम है, इन्होंने रूल बनाए हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशंस के, कॉर्पोरेट लिक्विडेशंस के, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, बैंक्रप्सी अंडर आईबीसी,
ठीक है, ये ओवरसाइट एक तरीके से एक प्रॉपरली आगे सबको मैनेज कर रहा है। तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कैसे की जाती है? फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा और ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के द्वारा भी। फाइनेंशियल क्रेडिटर जिससे लोन लिया था, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जिन सप्लायर्स वगैरह आपके कंपनी के मान लीजिए जहां से पेमेंट आनी थी वो भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जिसने लोन लिया था, मान लीजिए कंपनी रिलायंस ने लोन लिया था, वो खुद भी इनिशिएट कर सकती है। बैंक ने लोन दिया था वो भी कर सकता है, सप्लायर जहां से पेमेंट आनी थी वो भी कर सकते हैं। ऑपरेशनल डेट क्या होता है? अब ये क्या होता है? क्लेम अराइजिंग रिलेशन टू सप्लाई ऑफ डेट सर्विसेज, क्लेम्स जो आपको मिलने हैं, एम्प्लॉयमेंट्स पेमेंट करनी है अपनी सैलरीज वगैरह की, ड्यूज पेबल है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारा ऑपरेशनल डेट है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर या कोई मेंबर पार्टनर भी हो सकता है कॉर्पोरेट डेटर का, यानी रिलायंस, ठीक है, उनका कोई मेंबर, इंडिविजुअल। अब किसी को अथॉरिटी दी है रिलायंस कंपनी में, वो भी हो सकता है। जिसके पास कंट्रोल है, सुपरविजन है, वो भी कॉर्पोरेट डेटर हो सकता है। तो आईबीसी का मेन मोटिव क्या है? टाइम बाउंड मैनर में रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो कैसे इनिशिएट की जाती है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? डेटर के द्वारा, जिसने डिफॉल्ट कमिट किया, यानी मान लीजिए कंपनी है रिलायंस, वो खुद भी पर्सनली आगे जो है क्या कर सकती है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ये क्रेडिटर के द्वारा। बैंक के द्वारा, बैंक खुद भी कर सकते हैं। 2-3 बैंक से रिलायंस ने लोन लिया था, दोनों तीनों मिलके कर सकते हैं या रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या होती हैं? ये पर्सन है जो रजिस्टर्ड है विद आईबीबीआई अंडर सेक्शन 201 ऑफ आईबीसी। अब इनका काम क्या होता है? ये इनका काम ये होता है कि ये एजेंसीज बनाई गई हैं, ये इनकॉर्पोरेट की जाती है सेक्शन 8 कंपनी की, आगे सुपरवाइज करना किसको? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, मेंबरशिप प्रोवाइड करनी, ऑर्डर्स वगैरह पास करने, कंडक्ट कैसा होना चाहिए इनके मेंबर का वो स्टैंडर्ड्स रखने, मॉनिटर करनी परफॉर्मेंस मेंबर्स की, सेफ गार्ड करना राइट को। अगर उनको लगता है कि कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। ग्रेविसेस ऑफ मेंबर को रिड्रेस करना, पब्लिश करनी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स फंक्शन लिस्ट ऑफ मेंबर, परफॉर्मेंस ऑफ मेंबर, किस तरीके से मेंबर्स काम कर रहे हैं। एक्चुअल में काम तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही करेंगे, बट उनको मेंबरशिप देना, सारा सब कुछ चेक करना, कोई ग्रेविसेस को हैंडल करना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज करती हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्चुअल में जो ये सारा काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, ठीक है, ये पर्सन्स हैं। अब ये इंटरमीडियरीज हैं जो की रोल प्ले कर रहे हैं। इनको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता है। इनकी प्राइम ड्यूटी क्या होती है? कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, ये सारा काम करना। आगे जैसे हमने कहा ना कि डायरेक्टली हम सेल नहीं कर रहे ना रिलायंस को, लिक्विडेशन में नहीं लेके जा रहे हैं, बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी आईयू के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब क्या होता है? ये ना डेटा रिपोजिटरीज हैं जहां पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। कौन सी? रिलायंस के बारे में सब कुछ, कि रिलायंस ने कब लोन लिया, कहाँ से लोन लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो ये इसलिए एक जगह पे स्टोर की जाती है कि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो टाइम बाउंड मैनर में जो है सॉर्टेड आउट हो जाए, यानी इन लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। जो इन्फॉर्मेशन इनको रिलायंस के रिगार्डिंग चाहिए, कहाँ से ले लेंगे? आयु से ले लेंगे। फिर अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है कॉर्पोरेट पर्सन के केस में? जो जैसे रिलायंस कंपनी होगी, कौन है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जाओगे आप, ठीक है। एपलेट अथॉरिटी जहां पे अपील करनी है इनके खिलाफ, कहाँ कर सकते हो? नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब इंडिविजुअल और फर्म सारे इसमें इंक्लूड हो रहे हैं ना आईबीसी में। इनके लिए कौन है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? डीआरटी, जिसके बारे में बिगिनिंग में पढ़ा था। अपील डीआरटी में करोगे आप, ठीक है। इंडिविजुअल और जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिफॉल्ट आपका अब 1 करोड़ का है तो क्रेडिटर इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस 2 इंडिपेंडेंट स्टेजेस में। पहले क्या होता है? देखा जाता है कि क्या, रिलायंस का एग्जांपल ले रहे हैं हम, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही ले रहे हैं, क्या बिजनेस पाएबल है कंटिन्यू करने के लिए? बचाया जा सकता है उसको, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया। सेकंड क्या? लिक्विडेशन पे आ जाओ। अब सेल करना है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है एसेट्स डेटर को। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपका 180 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, जैसे आपने एप्लीकेशन एडमिट की। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी ये है ना नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक्सटेंशन दे सकती है एक ही बार, और कितने डेज की? अप टू 90 डेज की। पूरा ड्यूरेशन सारा लीगल प्रोसीडिंग्स का वो कितना है? 330 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 180 डेज, ठीक है, कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस उसमें कंप्लीट कर दो। एक्सटेंशन मिल गई,
एक बार, सिर्फ एक बार 90 डेज की, और पूरा ड्यूरेशन जिसमें लीगल प्रोसीडिंग्स भी इंक्लूड हैं वो 330 दिन तक ही होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। फिर आपका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, स्पेसिफिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए होता है। अब इन्होंने लोन नहीं दिया है ना, ये डिफॉल्टर हैं, ये अब बोरोवर हैं यहाँ पे, तो कॉर्पोरेट डेटर को ऑब्टेन करना है अप्रूवल फाइनेंशियल क्रेडिटर से, कितने 66% वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेट पे, फिर ये एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकती हैं जल्दी, कंप्लीट करना विद इन 120 डेज, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, थोड़ा बड़ा था, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा समराइज करें। डीआरटी, डीआरएटी के बारे में, फिर आपका लोक अदालत के बारे में, सरफेसी एक्ट, उसमें हमने एआरसी के बारे में पढ़ा, आईबीसी के बारे में। तो डीआरटी में डेट कितना अमाउंट का वहां पे हम वैलिड कंसीडर करते हैं वो आ जाता है कई बार क्वेश्चन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन, सरफेसी एक्ट में एआरसी के बारे में पूछा जा सकता है, सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस क्या होती है वो थोड़ा सा डिटेल में था, तो थोड़ा रिवाइज कीजिएगा आप। आईबीसी में कि कॉर्पोरेट के लिए भी है, कंपनी के लिए, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म सबके लिए। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन करिए रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट्स व्हाइल फिलिंग एन अपील बिफोर डीआरटी। क्या करना होता है अगर आपने अपील फाइल करनी थी डीआर80 में, क्या करते हैं 50% ऑफ अमाउंट ड्यू डिपॉजिट कराओगे, जो रिड्यूस हो सकता है 25% तक अपील करने के लिए, ठीक है। आपको बोला था 10 लाख डीआरटी में डिपॉजिट कराओ, आपने अपील की तो 5 लाख आपको देना पड़ेगा डीआरएटी में। अब इसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो 2.5 लाख पे। ओके, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अंडर आईबीसी की बात करें तो कौन सी अथॉरिटी एक्ट कर रही है एज द अपेलेट बॉडी अगेंस्ट द ऑर्डर जो एनसीएलटी पास करती है, कौन थी, कुछ नहीं बस ए यूज हो जाता है यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेटमेंट करेक्टर डिस्क्राइब कर रही है मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किस तरीके से किया जाता है, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाता है अंडर आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट थ्रू कंसाइलेशन और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फ्रेमवर्क लोक अदालत एस्टेब्लिश की गई प्राइमरली टू व्हाट, क्या करने के लिए, फॉर्म फॉर स्पीडी कॉस्ट इफेक्टिव सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ओरिजिनेटर एंड एआरसी। एआरसी क्या कर रहा है, लैंड मनी टू ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर बाय करता है एसेट फ्रॉम एआरसी, या ओरिजिनेटर ट्रांसफर फाइनेंशियल एसेट टू एआरसी। ओरिजिनेटर कौन था, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स टू एआरसी। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी अभी भी आपके पास काफी टाइम है, आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल्दो अब ये वाला जो मार्च वाला मंथ रहता है आपका बहुत बिजी जाता है, क्लोजिंग की वजह से आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, इस कम टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो, तो आप हमारे डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। एक आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिलेगा जिसमें आप डिटेल स्टडी अगर करना चाहते हो, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट सॉल्व पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ के साथ। फिर आपका लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 है, कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट। 60 क्लासेस आपको अटेंड करनी है, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती है 2-2 घंटे की, लाइव क्लासेस मिल रही है, कॉन्सेप्ट नोट सॉल्व पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और यहाँ पे फ्लैट 80% ऑफ आपको मिल रहा है, मार्च 80 कोड आपने यूज करना है। और अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है तो आप इंडिविजुअल में भी कर सकते हो एज पर योर नीड। और हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है, अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई अब आप जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लो, इसमें सॉल्व पीवाईक्यू फुल लेंथ मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 80% ऑफ। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले आप देखना चाहते हो क्या लेवल है हमारे कोर्स का, क्लासेस कैसी है, नोट्स कैसे हैं, क्विजीज का क्या लेवल है, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हो विद ₹1, तो फ्लैट 99% ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है कंप्लीट होता है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।